हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स और उनका चैप्टर का नाम रहेगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जेंडर, रिलीजन और कास्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, मेनली अगर बात करें भारत देश की पॉलिटिक्स में, है ना, और किस तरह से उनका जो असर रहता है हम यहाँ की जब पॉलिटिक्स की बात करें। देखिए, अगर हम ये बोलें कि इन सब चीज़ों का जो असर है वो गलत रहेगा तो वो चीज़ भी गलत है, और अगर हम ये बोलें कि अच्छा रहेगा टोटली तो वो भी गलत है। तो क्योंकि ना टोटली 100% कुछ एक्सट्रीम में जाके कुछ गलत हो सकता है और ना ही कुछ एक्सट्रीम में आकर सही हो सकता है। तो हमेशा इनका रुझान जो रहता है वो मिला जुला रहता है, कुछ अच्छा हो रहा होता है और कुछ बुरा हो रहा होता है। हम इस चैप्टर में चल के देखेंगे कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। ये चैप्टर हमें यही दिखाएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब ये चैप्टर हम पढ़ के निकलें तो आप खाली अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप जो अपनी डेली लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आप सोसाइटी में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको पूरी नॉलेज हो जाए कि किस तरह से ये तीनों जो चीज़ें हैं, चाहे आप जेंडर बोल लीजिए, चाहे आप रिलीजन बोल लीजिए, चाहे आप कास्ट बोल लीजिए, वो एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, पर उससे पहले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि हो सकता है कि मेरी वीडियोस कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्लो लगे, तो आप लोग क्या करें, अपने अकॉर्डिंगली जो वीडियो की स्पीड है उसको बढ़ाएँ और उसको देखते रहें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो रहेगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे सबसे पहले किस तरह से जेंडर और पॉलिटिक्स जो हैं आपस में जो हैं तालमेल बनाते हैं और किस तरह से ये चलते हैं। क्या ये सही ढंग से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, क्या इन दोनों का जो जोड़ी है वो सही है या गलत है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी को समझते हैं। सबसे पहले बोलता है कि लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। तो हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे कि जेंडर के डिवीज़न से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जेंडर के बेस पे देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर बट इज़ रियरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है, जेंडर डिवीज़न एक ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया में ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में जो है आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जेंडर्स तो देखिए, किसी एक रिलीजन कंट्री में एक पर्टिकुलर रिलीजन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, एक कास्ट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, पर कभी कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पे सिर्फ मर्द रह रहे हों या सिर्फ औरतें रह रही हों, है ना। हर कंट्री में औरतें भी रह रही होती हैं और मर्द भी रह रहे होते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि ये एक ऐसी हायरार्किकल सोशल डिवीज़न है, एक ऐसी डिवीज़न है जो हर सोसाइटी में, है ना। क्योंकि देखिए, अगर हर कंट्री में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर जो है ये सोशल डिवीज़न आ ही जाती है ना। ये सोशल डिवीज़न आ ही जाएगी, और ये सोशल डिवीज़न हर जगह है, पर लोग इसको ना इतना मतलब इतनी कॉमन होगी ये चीज़, कहने का मतलब ये है कि इतनी कॉमन हो गई है कि लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं इस पर, है ना। आगे चलते हैं। द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। तो ये माना जाता है कि ये जो जेंडर डिवीज़न चीज़ है, ये जो जेंडर डिवीज़न है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नेचुरल है। ये नेचुरल है, मतलब कि ये इंसान ने नहीं बनाई है, नेचर की तरफ से बनी हुई है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती है। However, it is not based on biological but on social expectations and stereotypes। पर कह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब बायोलॉजिकल चीज़ है। यानी कि देखिए, आप अगर बात करें, यहाँ पर मैं ना एक डिवीज़न कर देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए, एक तरफ है आपका सेक्स और एक तरफ है आपका जेंडर। सेक्स जो है, अगर आप इसको देखोगे, ये बायोलॉजिकल डिवीज़न है। बायोलॉजिकल डिवीज़न मतलब नेचुरल डिवीज़न है ना।
आपके जो जिस्मानी तौर पर जो आपके जो डिफरेंसेस हैं औरत और मर्द में, वो आते हैं सेक्स में, जो बाय बर्थ होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि आज के टाइम पर चेंज कर रहे हैं लोग, वो एक अलग बात है, पर यूजली जो है इसको हम माना जाता है कि जो ऊपर वाले ने बना के या तो आपको मर्द भेजा है या औरत भेजा है ना, आपकी जो फिज़िकली अगर आप बात करें। तो अब यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये है बायोलॉजिकल, जिसको हम बात कर सकते हैं कि जो चेंज नहीं हो सकती, ये है बायोलॉजिकल। बट जब आप जेंडर की बात करते हो, जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल डिवीज़न, ठीक है, इट इज़ अ सोशल डिवीज़न। क्या है ये? सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न मतलब जो हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप्स बन गए हुए हैं, जो हमने धारणाएं बना दी हैं अपने दिमाग पर कि ये काम जो है ये औरत का है, ये काम जो है ये मर्द का है, ये काम जो है ये मर्द ही सही से कर सकता है, या फिर ये काम जो है ये औरत ही कर सकती है ना। ये जो धारणाएं बना दी, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देख के समझाना चाहूँ तो देखिए, बच्चे को पैदा जो है वो माँ ही कर सकती है ना। तो वो क्या है? वो एक बायोलॉजिकल डिवीज़न है, वो कुदरती है, नेचुरल है ना। वो प्रकृति ने ऐसा चीज़ इस तरह से औरत का जो शरीर बनाया है कि ये जो फॉर्चुनेटली औरत ही जो ये काम जो है कर सकती है, वो ही एक औरत ही एक ऐसी दुनिया में, औरत का मतलब फीमेल है ना, चाहे जानवरों की बात करो चाहे आप इंसानों की बात करो, तो औरत ही जो बच्चा पैदा कर सकती है। पर अगर यहाँ पर आप ये धारणा बना दो कि औरत ही बच्चा पाल भी सकती है, औरत बच्चों को पालने का काम जो है वो भी औरत का है, तो वो एक हो जाता है स्टीरियोटाइप्स। क्यों मर्द नहीं पाल सकता? क्या मतलब उनका फादर नहीं पाल सकता? पालते हैं, दुनिया में बहुत सारे फादर होते हैं जो बच्चों को पालते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, पर सोसाइटी में ऐसी धारणा बन गई हुई है कि जो बच्चों को पालना जो है वो औरत का काम है। कुछ सोसाइटीज़ में अभी आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट होता था ऐसा, पहले तो बहुत होता था और अब थोड़ा सा कम हो रहा है, बट स्टिल है। तो ये चीज़ें जो धारणाएं बन गई हैं, इनको बोलते हैं जेंडर डिवीज़न। ठीक है बेटा, अब मतलब मेरे को ये लग रहा है कि अब आपको बिल्कुल इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आई एम श्योर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रही है? आगे बोल रहा है कि पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, और पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर कैसे बोलते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर बोथ boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is how। देखिए, जो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि औरत को क्या बोला जाता है कि घर का काम जो है वो औरत का है, बच्चों को पालना है, बच्चों को पालना पोसना है, बड़ा करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो इसको किस में देखा जाता है? हम देखते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब जो सेक्स के आधार पर, है ना, जो सेक्स के आधार पर जो डिवीज़न होती है काम की, उसके हिसाब से देखें। यानी कि औरत और मर्द के जो मतलब चाहे आप बात कर लें एक औरत की, चाहे आप एक बात कर लीजिए मर्द की, जब आप इन दोनों जेंडर्स की बात करोगे तो उनके बेसिस पे जो डिवीज़न की गई है यहाँ पर, उसको बोला जाता है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। कि ये काम जो है ये औरत कर सकती है, ये काम जो है मर्द कर सकता है, उसके आधार पर। ठीक है। अच्छा, वीमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मैन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम। तो यहाँ पर ये सिंपली आपको बता रहा है कि आप मोस्ट ऑफ द जो फैमिलीज़ हैं आप अपनी सोसाइटी में देखते हो, वहाँ पर ये सब काम जो है, खाना बनाना हो गया, सफाई करना हो गया, कपड़े धोना हो गया, कपड़े सीलना हो गया, है ना, बच्चों को देखना हो गया, ये सब जो है औरतों के काम है। यानी कि घर पर रह के जो करने वाले काम हैं वो किसके हैं? औरतों के हैं। वहीं पर जो मर्द का काम है वो क्या है? घर के बाहर वाले, पैसा कमाना, है ना, घर से बाहर जाना, मेहनत करना, ये सारे काम होंगे मर्द के। हमारी सोसाइटी को ऐसा बनाया गया। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ऐसा नहीं है कि मर्द जो है वो घर का काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मर्द करते हैं, है ना। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वीमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। पर ये मतलब देखिए, मर्द काम कर सकता है, पर दिमाग में ही ऐसा फीड कर दिया गया है कि नहीं भाई साहब, ये काम जो है ये है औरत का, तो औरत ही करेगी, हम क्यों करें। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work। जब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, जब इन्हीं सब कामों के, जो हमने देखा कि औरत काम कर रही हैं, इन्हीं सब कामों के जब पैसे मिलते हैं, है ना, इनके लिए जब पैसा मिलता है तो मर्द जो है बहुत खुशी खुशी से इन कामों को करता है। पर घर पर आके वो ये काम नहीं करता है, मतलब बाहर कर रहा है वो काम पैसों के लिए, पर घर पर नहीं कर रहे।
जैसे कि अगर आप अब देखें अपने आसपास तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं, है ना, कपड़ों के डिज़ाइनर्स जो हैं, मनीष मल्होत्रा टाइप, ये या फिर और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो हैं, वो कौन है? वो मैक्सिमम सब मर्द ही हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे डिज़ाइनर कौन होते हैं, तो वो टेलर्स ही हैं ना, कपड़े सिलते ही हैं, कपड़े बनाते हैं, तो वो सब कौन है? वो मर्द ही हैं। वहीं पर अगर आप बात करोगे बड़े बड़े शेफ़्स की, तो वो कौन है? मैक्सिमम मर्द ही हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं अपने आगे पीछे, तो यहाँ पर सब जब पैसा मिल रहा है, जब पैसा कमा रहे हैं, तो मर्द ये काम खुशी से कर रहे हैं। पर वही काम घर पर जब आप देखते हो, सोसाइटी के हिसाब से देखते हो, तो उस काम को माना जाता है कि ये औरत का काम है। ठीक है। मोस्ट टेलर्स एंड कुक्स, ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली इट इज़ नॉट द वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। तो कह रहा है कि ऐसा भी नहीं है, अगर आप बोल रहे हो कि औरत को हम बोल रहे हैं कि घर पे रह के काम करना है, ऐसा भी नहीं है। औरतें बहुत सारी हैं जो आज के टाइम पर बाहर निकल के काम कर रही हैं। इन विलेजेस वीमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन फील्ड्स। अब आप गाँव की अगर बात कर लो, तो गाँव पर औरतें क्या घर पर बैठ के काम कर रही है? नहीं, वो पानी लेने के लिए जाती हैं, वो फ्यूल के लिए लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करती हैं, खेतों में जाके काम करती हैं। सब काम तो कर ही रही हैं ना औरतें गाँव में, तो घर के बाहर निकल के कर रही हैं। और वहीं पर जब आप अर्बन एरियाज़ की बात करो, शहरों की बात करो, तो जो गरीब औरतें हैं, जो पुअर वुमेन हैं, वो क्या कर रही हैं? वो डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम करती हैं। यानी कि आपके घर पे जो खाना बनाना, सफाई करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, गरीब औरतें ये करती हैं। कहाँ पर? जो मिडिल क्लास जो घर हैं, है ना, जो मिडिल क्लास घर हैं, वहाँ पर ये जो गरीब औरतें हैं ये काम करती हैं। और ये जो मिडिल क्लास घरों की औरतें हैं, ये क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं ऑफिस में जाकर काम। अब शहरों में ऐसा ही हो रहा है ना, ये ऑफिस में जाके काम करती है। आगे बोलता है, इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वीमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। तो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वीमेन, है ना, ज़्यादातर जो औरतें हैं वो क्या करती हैं? कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। किसके लिए? ताकि उनको पैसा मिले, घर के काम के अलावा। तो मतलब वो घर का काम भी कर रही हैं एज वेल एज़ बाहर का काम भी कर रही हैं। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। कह रहे हैं पर इनका ये इतनी मेहनत करती हैं कि घर का काम भी कर रही हैं। देखो क्या करती हैं औरतें, पहले तो अपने सुबह उठ के घर का काम सारा करेंगी, फिर ऑफिस जाएंगी, ऑफिस से काम करके शाम को आएंगी, फिर वापस घर का काम करेंगी। इतनी मेहनत कर रही हैं, स्टिल उनको काम को कोई भी ऐसी एज रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। तो कह रहा है कि देखो, अगर आप दुनिया की पॉपुलेशन की बात करो, तो औरतें जो हैं ऑलमोस्ट जो हैं आधी पॉपुलेशन औरतों की हैं, है ना। अगर 100 अगर हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि 100 ह्यूमन हैं दुनिया में, है ना, 100 इंसान हैं दुनिया में, अगर फॉर एग्जांपल 100 इंसान हैं, तो ऑलमोस्ट 50 जो हैं वो मर्द हैं और 50 जो होंगी वो कौन होंगी? औरतें होंगी। ठीक है, 50 जो होंगे मर्द होंगे, 50 जो होंगी औरतें होंगी। बट स्टिल उसके बावजूद अगर आप अपने आगे पीछे देख लो, तो उनको इतनी ज़्यादा जो है रोल्स नहीं मिलते हैं, इतने ज़्यादा उनको पब्लिक लाइफ में उनके जो है किरदार नहीं है ना। आप बड़ी बड़ी जगहों पे औरतों को इतना देखोगे नहीं। स्पेशली अगर हम बात करो पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में आपको मेजरली कौन लोग मिलते हैं? मर्द लोग ही मिलते हैं, है ना। तो ये इनका रोल काफ़ी कम है इन सब जगहों पर। अर्ली ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज। तो अगर आप अपने हिस्ट्री की, अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो, तो आपने वहाँ देखा था कि औरतों को तो पहले बिल्कुल भी वोट करने का भी राइट नहीं होता था। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेसिस में या पॉलिटिकल रोल में, मतलब एज अ पॉलिटिशियंस औरतें कम है, वो तो बहुत दूर की बात है। इनको तो वोट डालने का हक नहीं होता था इनिशियली। पर फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हुई। कैसे चेंज हुई वो हमने देखा था, किस तरह से लोग, जो औरतें थी, आहिस्ता आहिस्ता उठती हैं, सामने आती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, और इन सब के साथ जो हैं वो अपने जो हैं कुछ ना कुछ जो उनके राइट्स थे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मिलना स्टार्ट होते हैं। आपको मैं यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताता हूँ कि हम जब बात करते हैं यही वुमेन राइट की, वोटिंग राइट की, तो आपको सुन के हैरानगी होगी कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना, बहुत बड़ी बड़ी डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ जो आज के टाइम पर बहुत नाम कमा रही हैं और अपने आप को सिविलाइज समझती हैं, पर इन कंट्रीज़ में भी जो औरतों को हक मिला वोट डालने का, जो इनको राइट मिला हक मतलब वोट करने का, वोट कास्ट करने का अपना, वो बहुत बाद में मिला, 1970s में मिला। जबकि इंडिया में तो जब इंडिपेंडेंस हम लोगों ने अचीव करी 47 में, तभी मिल गया था। तो मतलब
दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ औरतों के साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत अच्छा था या फिर अमेरिका में अच्छा था, हर जगह ही, दुनिया में हर जगह ही औरतों के साथ जो थी डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि औरतों ने एजिटेशन स्टार्ट किए, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। एजिटेशंस क्या होती हैं? एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना, है ना, आवाज़ उठाना। तो इन्होंने क्या किया? एजिटेशन डिमांडेड एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर औरतों ने अपनी डिमांड्स करनी स्टार्ट रखी। कौन कौन सी डिमांड्स करनी की इन्होंने स्टार्ट? जैसे पॉलिटिकल राइट दो हमारे को, इन्होंने कहा कि हमारे को लीगल स्टेटस दो, हम लोगों को ये सब हक दो, है ना, हम लोगों को भी पॉलिटिकल हक होना चाहिए, हम लोगों को भी लीगल हक होना चाहिए, हम लोगों को वोट डालने का हक होना चाहिए। ये सब लोगों ने मानना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ और क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमारे को एजुकेशनल राइट दो। औरतों को पहले पढ़ाई में इतना नहीं इंडल्ज किया जाता था, औरतों को बस ये सोचा जाता था कि घर का काम करना है, इन्होंने उनको किस लिए पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए इन्होंने डिमांड की। एज वेल एज जब अब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इनको ऑब्वियस सी बात थी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करेंगे आगे, इन्होंने करियर में क्या करना है वो सब बातें करनी स्टार्ट की। अब यहाँ पर जो और रेडिकल औरतें थी, है ना, और बहुत रेडिकल जो औरतें थी वो सामने आती हैं, कहती हैं कि ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, वो तो अब होती रहेंगी, है ना, जो सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं अभी तक कि हमारे को पॉलिटिकल राइट दो, हमारे को एजुकेशनल राइट दो, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, उनको बाद में रखेंगे, पहले हमारे को फैमिली लाइफ में, पर्सनल और फैमिली लाइफ में हमारे को हक मिलने स्टार्ट हो, हमारे को घर पर तो मिलने स्टार्ट हो, हमारे को घर पर हमारे को रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो। तो ये थोड़ी और रेडिकल टाइप की औरतें थी। ठीक है, और ये सब मूवमेंट जो चली, जो औरतों ने चलाई, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ये सब मूवमेंट्स जो हमने देखी, जो औरतों ने चलाई, ये सब डिमांड्स उठाई, इनको बोला जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने पहले जो था पॉलिटिकल राइट्स मांगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशनल राइट्स मांगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पर्सनल और फैमिली लाइफ में इक्वालिटी मांगनी स्टार्ट करी। इनको हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ। तो कह रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन थे, जो इन्होंने पॉलिटिकली एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, इन्होंने रोड्स पर आना स्टार्ट किया, है ना, इन्होंने जेंडर डिवीज़न के अगेंस्ट आवाज़ उठानी स्टार्ट की, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई यहाँ पर, यही चीज़ थी जिन्होंने औरतों के जो आज रोल है, जो हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम अपने पब्लिक लाइफ की बात करते हैं, तो इम्प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि औरतों ने अकेले ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक मर्द हूँ तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि औरतों ने सिर्फ अपने दम पर और खुद से आवाज़ उठाकर सब राइट्स को ले लिया, तो ऐसा नहीं है। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखोगे या कोई भी बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी ऐसी मूवमेंट देखोगे औरत की, तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर उनके साथ बहुत सारे मर्द खड़े थे जो उनकी डिमांड को उठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर औरत वर्सेस मर्द हो गया था, ऐसा नहीं है। मतलब मर्द भी थे जहाँ पर जो जो मतलब रीज़नेबल मर्द थे ना, जिनको ये पता था जेन्युइन डिमांड है औरतों की, ये चीज़ें हक मिलने चाहिए औरतों को, तो वहाँ पर मर्द जो थे उनके साथ खड़े थे। तो ये मर्द, औरतों ने और मर्दों ने मिलकर जो है ये राइट्स को लिया है। ठीक है, आगे बोलते हैं, वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स। तो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं इसी सब वजह से जो औरतें हैं वो क्या हैं, आज डॉक्टर्स हैं, आज इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठी हुई हैं, है ना। जो पहले जो नहीं, जो जिन पोस्टों पर औरतों को काम करना ऐसा माना जाता था सही नहीं है, आज उन्हीं सब जगहों पर औरतें जो हैं वो बैठी हुई हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, एक सेकेंड, हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। तो कुछ कंट्रीज़ में, खास तौर पर जब आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करते हो, जो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं, वहाँ पर औरतों का जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी अच्छा जो है माना जाता है पब्लिक लाइफ में। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करते हैं हमारी अपनी कंट्री की, भारत देश की, तो औरतें जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं मर्दों से, है ना। हाल दो जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव करी 1947 में, उस टाइम से और इस टाइम से के बीच में अगर हम बात करें, बहुत चेंजेस आई, है ना। हमारी आज़ादी के टाइम से जो औरतों की कंडीशन थी और आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। पर फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो अवर इज स्टिल इज़ मेल डोमिनेटेड,
सोसाइटी, है ना, जिसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पर मेल अभी भी डोमिनेट करते हैं हमारी सोसाइटी में। आगे बोल रहा है वीमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस फेस। तो काफ़ी तरीके से जो औरत है ये सब चीज़ें फेस करती हैं, चाहे वो डिसएडवांटेजेस देख लीजिए आप, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए, तो औरतें अभी काफ़ी हद तक ये चीज़ें फेस करती हैं। कैसे, देखिए हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। बोलते हैं द लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इज़ ओनली 54%। तो अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो सिर्फ 54% है कंपेयर टू 67% अमंग द मेन। तो मर्द अगर हम 100 में से अगर देखें तो 76% जो हैं वो क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, और औरतें सिर्फ जो 100 में से कितनी हैं, 54% है। सिमिलरली क्या कह रहा है, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज़। तो बड़ी अगर हायर स्टडीज़ की बात करें हम, उन जो मतलब आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर बहुत कम औरतें जो होती हैं, वो जो लड़कियाँ होती हैं वो जाती हैं पढ़ाई के लिए, है ना। मैक्सिमम मतलब स्कूल्स में ही ड्रॉप आउट हो जाती हैं। व्हेन वी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स गर्ल परफॉर्म एज वेल। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि औरतें, ऐसा नहीं है कि कुछ दिमागी तौर पे कुछ कमी है उनमें, औरतें जो हैं वो बढ़िया हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि औरतें जो हैं बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, है ना, जैसे लड़के परफॉर्म करें ऑलमोस्ट वैसे ही परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आप भी अपने आसपास देखोगे रिजल्ट सब निकलते हैं 12th का 10th का, तो लड़कियों की अच्छी परफॉर्मेंस होती है। ऑल दो उनकी परसेंटेज कम है, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो अच्छी होती है, बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और मैंने तो बहुत बार देखा कि उनसे ज़्यादा भी हो जाती है लड़कों से, ठीक है। फिर भी कह रहा है ये सब होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, आगे बोल रहा है कि बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स, देखो उनकी लड़कियाँ जो होती हैं ना मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो जाती हैं, पहले ही स्कूल्स में ही उनको जो है पढ़ाई थोड़ी सी करवा के 10th तक 12th तक मुश्किल से पहुंचा के फिर उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है। मैक्सिमम कौन सी फैमिलीज हैं, जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं। क्यों, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं अपने लड़के पर ही जो हैं वो यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यही लड़का जो है बाद में हमारे को संभालेगा। लड़की ने तो शादी करके चले जाना है, तो हमारे को जो संभालना है बाद में, इस घर को जो संभालना है वो लड़के ने संभालना है। ये वाली मेंटेलिटी की वजह से जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं, जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़कियों को जो है पढ़ाई पर इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और लड़कों पर इन्वेस्ट करके लड़कियों को निकाल देते हैं एजुकेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। On an average, an Indian women work 1 hour more than an average man every day. Yet, much of their work is not paid and therefore often not valued. तो कह रहा है कि अगर आप बात करोगे यहाँ पर जितनी भी हाईली पेड जॉब्स हैं, जहाँ पर अच्छी अच्छी खासी बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही है, वहाँ पर मैक्सिमम जो है, मेजॉरिटी में जो है मर्द ही हैं, औरतें बहुत कम हैं ऐसी पोस्ट पर, है ना। अगर आप भारत में की बात करोगे, भारत की औरतों की बात करोगी, तो वहाँ या एक सर्वे के अकॉर्डिंगली औरतें जो हैं भारत की, वो मर्दों से 1 घंटा ज़्यादा काम करती दिन में। स्टिल उसके बावजूद जो है उनको उनके काम के लिए उतना पे नहीं किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। अगर आप देखो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि घर पर जो औरतें काम कर रही होती हैं, है ना, जितना भी काम जो औरतें होती हैं घर का करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये माना गया था कि औरतों के लिए अगर हम देखें तो उनके एक रीज़नेबल रेट बनता है, मतलब उनका एक ये बनता है कि उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। घर का जो काम कर रहे हैं उसका एक अगर आप देखो कैलकुलेट करो, अगर आपके घर पे सफाई करने वाली एक आती है, इतने पैसे लेके जाती है वो, तो आप सोचो जो औरत घर पर काम करी है उसको कितने पैसे मिलने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। पर उसके काम को जो है वो वैल्यू ही नहीं दी जाती है, उसका काम कभी इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, उस नज़रिए से देखा ही नहीं जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, एक एक्ट आया था 1976 में, जिस पर यह माना गया था कि औरतों को और मर्द को इक्वल काम के लिए इक्वल जो है वेजेस मिलेंगे। यानी कि पहले क्या 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 होता था कि अगर एक फैक्ट्री में
एक ही काम जो है वो मर्द भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं, तो मर्दों को ज़्यादा सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू औरतें। तो ये एक्ट को लाया गया ताकि ये चीज़ जो है ख़त्म हो। फिर भी कह रहा है कि अगर उसके बावजूद अगर आप देखोगे आज के टाइम पर आपको बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे फील्ड्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि औरतों को जो है अभी भी जो एज़ कम्पेयर टू मैन जो है कम पे किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके बुक के अकॉर्डिंगली, आप स्पोर्ट्स देख लीजिए, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम देख लीजिए मेन की और इंडियन क्रिकेट टीम देख लीजिए वीमेन की, कितना डिफरेंस आता है। सिनेमा में देख लीजिए, हीरोइंस को और हीरोज़ को, एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को अगर आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट प्रेफर्स टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी बॉर्न। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लड़कों को जो है आज के टाइम पर भी ये चीज़ चली आ रही है, कुप्रथा चली आ रही है कि लड़कियों को जो है पहले अल्ट्रासाउंड करवा दिया जाता है और फिर देखा जाता है अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये जो सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन है, जो सेक्स को सिलेक्ट करके मतलब लड़की है तो उसको अबॉर्शन कर दो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इंडिया में जो सेक्स रेशो है, चाइल्ड का सेक्स रेशो है, वो बहुत तेज़ी से जो है उसका बैलेंस ख़राब हो रहा है ना, गिर रहा है। वो क्या होता है वैसे अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो वो ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 बच्चे जो अगर आप पैदा हो रहे हैं तो उन 1000 बच्चों में से कितने जो हैं लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, मतलब उन 1000 में से कितनी, जो 1000 में से कितनी लड़कियां होंगी और कितने लड़के होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ गर्ल चाइल्ड्स पर 1000 बॉयज़, समझ गए ना। तो मतलब अगर 1000 बच्चे हैं, 1000 लड़के हैं, अगर आप इनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँ, अगर 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं तो उन पर कितनी लड़कियां हैं। तो आज के टाइम पर हम भारत की बात करें तो हैं 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां, ठीक है। कितने हैं? 919 लड़कियां, याद रखिएगा 919 लड़कियां। आज कल ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया, ऐसा कभी चेंज नहीं होगा। तो आज के टाइम पर 919 लड़कियां ऐसा मैप शोज़। तो यहाँ पर एक मैप है जो आपको कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशो बता रहा है कि कौन से स्टेट पे कितना जो है चाइल्ड सेक्स रेशो है। तो पिंक वाले जो हैं ये अच्छे परफॉर्मर हैं, यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशो ठीक है ना, जो लड़कियां और लड़कों का जो रेशो है वो बराबर है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है। और जो ये येलोइश है यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। और येलोइश में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं आप देख सकते हो, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वगैरह, ये सब जो हैं ये आती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रेशो एज फॉलोइंग, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो इसके साथ साथ हम काफ़ी सारी देखते हैं कि औरतों के लिए घर पर भी जो है हरासमेंट हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वायलेंस हो रहा है ना। अर्बन एरियाज़ हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वीमेन। तो अगर आप शहरों की बात करो तो बहुत अनसेफ हो रहे हैं जो औरतों के लिए, रात को घूम नहीं सकती हैं, रेप केसेस हो रहे हैं बहुत, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं शहरों पे, है ना। इवन व्हेन विद इन देयर ओन होम्स, होम फ्रॉम बीट। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि घर पर जो है काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो ये सब जो हमने देखा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो औरतों के साथ हो रही हैं। अब यहाँ देखेंगे वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल दिस इज़ वेल नोन येट। अब ये चीज़ें हमने जो ऊपर देखी है ना भाई साहब, ये सब हमारे को पता है, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको शायद ही मतलब नहीं पता हो, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। फिर भी जो ये इश्यूज़ हैं, गेट इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेंस वेल बीइंग और अदरवाइज और नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। तो इनको फिर भी इसके बावजूद सबको पता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, पर फिर भी कोई अटेंशन नहीं देता है यहाँ पर। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वीमेन मूवमेंट्स टू कंक्लूजन दैट अनलेस वीमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन। तो यहाँ पर अब औरतों को ये समझ आ गया है कि जब तक ये जो औरतें हैं इनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, जिस टाइम तक इनको पॉलिटिकल ताकत नहीं मिलेगी, ये एक अच्छी कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, ये किसी पोजीशन पर नहीं पहुँचेंगी, तब तक इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इन पर कोई ध्यान नहीं देगा। तो इनको खुद ही कहीं पर पहुंचना पड़ेगा, खुद ही पॉलिटिकल पावर को अचीव करना पड़ेगा, तभी जो है ये अपने अपने जो मुद्दे हैं, औरतों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको उठा पाएंगी, इनको एड्रेस कर पाएंगी। वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वीमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वही चीज़ मैंने आपको बोली। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके पॉलिटिकल लोग होते हैं, जैसे एमपीज़, एमएलएज़, ये सब, यहाँ पर जो है औरतों को अच्छी खासी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, है ना। औरतें जो ज़्यादा होनी चाहिए इस जगह पर।
इन इंडिया, अब वापस इंडिया की अगर बात करें, द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। तो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, हमारे आप बात कर लो पार्लियामेंट्स की, या फिर आप बात कर लो स्टेट लेजिस्लेचर की, इनकी बात कर लो, तो यहाँ पर औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो औरतों के जो सीट्स हैं, बहुत कम है, बहुत छोटी है, बहुत बहुत कम है। एग्जाम्पल दिए उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वीमेन मेंबर इन लोकसभा हैज़ टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। तो 2019 में पहली बार पार्लियामेंट में अगर आप बात करो, लोकसभा में अगर आप बात करो, तो औरतों की जो परसेंट थी वो कितनी पहुंची थी, परसेंटेज वो पहुंची थी 14.36%। मतलब सिर्फ 14% के आसपास जो हैं औरतें जो हैं वो लोकसभा में हैं, अगर आप ओवरऑल सीट्स की बात करो, और वो भी सबसे ज़्यादा है 2019 में, पहले तो इससे भी कम था। तो ये हालत है, ठीक है। हमने अभी देखा था पीछे 50% की पॉपुलेशन है औरतों की, मतलब 50-50% होते हैं मर्द और औरतें ऑलमोस्ट, उसके बावजूद सिर्फ 14% सीट्स पे जो हैं ये औरतें हैं। देयर शेयर इन दी स्टेट्स असेंबलीज इज़ लेस दैन 5%। तो ये लोकसभा में तो फिर भी ठीक है, 14% है। स्टेट असेंबलीज में तो 5% से भी कम है। आप जितनी स्टेट असेंबलीज देखोगे उनमें 5% से भी कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। और इस चीज़ में जो हम ये देख रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसमें इंडिया जो है दुनिया के सबसे नीचे वाले जो मुल्क हैं, जो सबसे गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस चीज़ में सबसे नीचे हैं, उनमें इंडिया एक आता है। इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज। तो इवन कि आप बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनको हम बहुत अंडर डेवलप्ड मानते हैं, है ना, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, उनसे भी नीचे आता है इंडिया इन चीज़ों में। इन दी गवर्नमेंट cabinet are largely all male, even when a woman become the chief minister or prime minister। तो कह रहा है कि जब आप कैबिनेट की बात करो, कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट होता है जो आपके फॉर एग्जांपल एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आपको समझ आता होगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। जो सब मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो काउंसिल होती है उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि आपके जैसे एजुकेशन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं आपके जो पार्लियामेंट में, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, सेंटर की बात करें, तो वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उन सबको जो हम ग्रुप बनाएंगे उनको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी कुछ 4-5 होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर जो भी डिस्कशन करता है उनके साथ बैठ के करता है। तो वो 4-5 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन जो 4-5 में आप देखोगे वो लार्जली जो होता है उनमें मर्द ही होते हैं। इवन जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर भी औरत हो, जैसे हमारी जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पर भी जो उनकी कैबिनेट थी मैक्सिमम सब मर्द थे। आपकी बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर औरत होती है, वीमेन होती है, उसके बावजूद उसके जो कैबिनेट होती है वहाँ पर जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं मैक्सिमम। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन इलेक्टेड बॉडीज़। तो इसको अब अगर सुधारना है, हमें इसमें सुधार लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे को लीगली इसको बाइंडिंग करना पड़ेगा, इसको एक लॉ बनाना पड़ेगा हमारे को कि एक औरतों का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक परसेंटेज होनी चाहिए, जो इससे कम तो आप औरतें आ ही नहीं सकती हैं। तो हमारे को फिक्स करना पड़ेगा कि औरतें जो हैं इतने % जो होनी चाहिए, जो एक डिज़ायरेबल एक नंबर हमारे को निकालना पड़ेगा और हमारे को फिक्स करना पड़ेगा कि इतनी जो है इलेक्टेड वीमेन जो होनी चाहिए हमारे लेजिस्लेचर में होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। और यही इसी पैटर्न पर जो पंचायती राज एक्ट को लाया गया था, इसी पैटर्न पर लाया गया था। और यहाँ पर क्या किया गया था, 1/3 औरतों को सीट दे दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी कि 1/3 औरतें जो होंगी, 1/3 सीट्स होंगी वो औरतों के लिए फिक्स हो गई, है ना। तो पंचायती राज में जब बात कर लो, म्यूनसिपलिटीज़ में बात कर लो, ये ऐसा हुआ था। अच्छा, नाउ देर आर, इसी वजह से आज के टाइम पे आप देखोगे, अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स की बात करोगे तो 10 लाख इलेक्टेड वीमेन हैं रिप्रेजेंटेड रूरल और अर्बन एरियाज़ में, 10 लाख, ठीक है। आगे बात करते हैं, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women। तो अब इसी पैटर्न पर जो डिमांड उठ रही है, किस चीज़ पर उठ रही है कि हमारे को लोकसभा में भी 1/3 सीट्स दो, और हमारी जो स्टेट असेंबलीज़ हैं जितनी भी, वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। अब इसी पैटर्न पे एक बिल पास हुआ था। ए बिल विद दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट फॉर मैनी डिकेड्स। तो बहुत टाइम से एक बिल जो है पेंडिंग है, इसी चीज़ पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट पे कि इसको लॉ बनाओ, वो पर अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। अब कहता है कि इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम
जिसको हम बोलते हैं वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 हैज़ बीन पास्ड विच विल गिव 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो दिल्ली असेंबली। तो यहाँ पर इस बिल के अकॉर्डिंग अब क्या 33% जो होंगी सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, किसके लिए? लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, प्लस दिल्ली असेंबली के लिए। ठीक है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेंडर डिवीज़न क्या है, एक एग्जांपल है। किस चीज़ का एग्जांपल है? कि सोशल डिवीज़न को, जो सोसाइटियल डिवीज़न है, उसको अब हम क्या करना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में भी जो है एक्सप्रेस करना चाहिए। उसके लिए हमारे को पॉलिटिक्स में भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। दिस आल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू। तो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ बोली जाती है, क्या बोली जाती है? कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो आप समझ लीजिए अनप्रिविलेज लोग हैं, है ना, चाहे आप बात कर लीजिए जो बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बात कर लीजिए, या फिर आपके कुछ स्केड्यूल कास्ट जो हैं अभी भी बहुत गरीब है उनकी बात कर लीजिए। तो अभी भी क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि आल्सो शो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू। हाँ, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इनको फ़ायदा तभी मिलेगा ये जो सब डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, चाहे औरतें बात कर लो, चाहे आप स्केड्यूल कास्ट बात कर लो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बात कर लो, स्केड्यूल ट्राइब्स बात कर लो, इनको फ़ायदा तभी मिलेगा जब क्या होगा, इनका पॉलिटिकल इशू बनेगा, जब इनका जो मुद्दा होगा पॉलिटिकली उठाया जाएगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट वीमेन कुड हैव मेड द गेन वी नोटेड अबव इफ़ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट रेज इन पॉलिटिकल डोमेन? तो अगर आप यहाँ पर क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर इन औरतों की ये जो अभी इनको जो बेनिफिट हुआ है या इनको जो राइट्स मिले हैं, जो सक्सेसफुल हुई हैं जो अपने राइट्स लेने में, ये इनको अगर ये पॉलिटिकली ये सब चीज़ें नहीं उठाती, ये चीज़ें नहीं उठाई जाती पॉलिटिकली, तो इनको ये सब मिलता? मुझे नहीं लगता है कि मिलता। आपकी क्या राय है, आप बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा दूसरा टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। यानी कि किस तरह से रिलीजन जो है, किस तरह से रिलीजन जो है वो, कम्युनलिज्म क्या है हम इसको देखेंगे, और ये पॉलिटिक्स में कैसे जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अलग टाइप की सोशल डिवीज़न की तरफ जाएंगे, द डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम किसको देखेंगे, रिलीजन के डिफरेंसेस जो होते हैं, जो अलग अलग टाइप के रिलीजन्स आते हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। दिस डिवीज़न इज़ नॉट as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today। कह रहा है कि ये उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है या उतनी ज़्यादा यूनिवर्सल नहीं है जितनी जेंडर है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर देश में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंट्रीज़ में है नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा ये आज के टाइम पर जो है दुनिया के हर मुल्क में, हर कंट्री में जो है फैल गई है। मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, जब हम इंडिया की बात करते हैं, मेनली इंडिया में जो हैं बहुत डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, है ना, जहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं रह रहे हैं। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice their religion। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक ही टाइप के रिलीजन, एक ही रिलीजन है, पर उस पर भी अलग अलग जो हैं लोग जो हैं अलग अलग टाइप से जो रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है नॉर्दर्न आयरलैंड की। यहाँ पर क्या है, एक रिलीजन है, पर वहाँ पर उन हर रिलीजन, उस रिलीजन के अंदर भी क्या है, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। कोई उस रिलीजन को किसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है। ठीक है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे हमने देखा कि जो जेंडर जो प्रैक्टिस थी या जेंडर जो डिफरेंसेस थे, उनको इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया जाता, इतना ज़्यादा उठाया नहीं जाता है पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं। पर वहीं पर जब हम बात करते हैं रिलीजियस डिफरेंसेस को, तो इनको अच्छा खासा भुना जाता है, अच्छा खासा यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे। कहते हैं कि गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स।
What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. तो कह रहे हैं यहाँ पर गांधी जी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उनका ये कहना था कि हम रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पर उनका कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, मतलब जब रिलीजन की बात कर रहे थे तो हिंदुज़म या इस्लाम की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जो हर रिलीजन के अंदर जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ हैं, है ना, जो हर रिलीजन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जिससे एक सभ्य संसार, सभ्य समाज बन सकता है, वो सब मॉरल्स की बात कर रहे थे, वो सब मॉरल एथिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि ये सब जो हर रिलीजन में जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ हैं वो हमारे को पॉलिटिक्स में क्या करनी चाहिए, इनवाइट करनी चाहिए, लेनी चाहिए, सो डैट हम क्या कर सकें, अपने पॉलिटिक्स को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को और ज़्यादा एथिकल और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकें। आगे क्या लिखता है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रिवेंट कम्युनल राइट एंड प्रोटेक्ट रिलीजन माइनॉरिटीज़। कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो हैं, है ना, हमारे देश में जब हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, जो लोग बात करते हैं कि हमारे अगर मतलब किसी इन केस किसी इंसान के जो राइट्स हैं उसको छीना जा रहा है तो उसकी आवाज़ जो उठाते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। किस चीज़ के लिए? ताकि कम्युनल राइट्स जो हैं, जो धर्म के आधार पर जो राइट्स होते हैं उनको रोका जा सके और जो पॉलिटिकल हमारी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे बोल रहे हैं, वीमेंस मूवमेंट हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन। तो यहाँ पर एक बड़ा वैलिड सा पॉइंट उठाया है। कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी रिलीजन हैं उनके जो कुछ लॉज हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो औरतों के अगेंस्ट जो होते हैं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, औरतों के लिए इक्वल नहीं है सारे जो यहाँ पर हम बात करें अगर जो लॉ रिलीजन है, ठीक है। सो दे हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट शुड चेंज देयर लॉ टू मेक देम मोर इक्वालिटेबल। तो यहाँ पर इसलिए ये सब जो मूवमेंट्स हैं, जो औरतों की ये मूवमेंट्स हैं, ये डिमांड कर रही हैं कि अब हमारे लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इन सब जो रिलीजियस लॉज हैं और यहाँ पर चेंजेस लाने पर चाहिए, ठीक है। All these instances involve a relationship between religion, एक सेकेंड, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब जो हमने चीज़ें देखी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं रिलीजन और पॉलिटिक्स में, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। अब देखो ये चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा ख़तरनाक चीज़ है रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो कम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़तरनाक है, कुछ चीज़ें ठीक भी हैं यहाँ पर। जैसे आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। वही चीज़ जो गांधी जी ने कही थी कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन से अच्छे अच्छे आइडियाज़ लो, आइडियल्स लो, वैल्यूज़ लो और उनको क्या करो, पॉलिटिक्स में डालो, सो डैट क्या हो सके, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर बन सके। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस in politics their needs, interest and demands as a member of a religious community। लोग भी जो हैं, हर रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके अपनी जो उस रिलीजन के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वहाँ पर एक रिलीजन उनको ये बताया जा रहा है कि आपका रिलीजन ये कहता है तो वो मजबूरी में वो काम करते रहें। उनको बोलना चाहिए कि हमारी ये नीड्स हैं, हमारे ये इंटरेस्ट है, हमारे ये डिमांड्स हैं। तो चेंजेस जो हैं लोगों को जो डिमांड करने चाहिए, जो उनको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए रिलीजन में, वो उनको डिमांड करने चाहिए। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो लोग पावर है, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है, उनको भी इंटरवीन करना चाहिए, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कहीं पर भी कभी भी जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है या ऑपरेशन है वो नहीं हो। जितनी भी चीज़ें गलत हैं, कुप्रथाएँ हैं जितने भी धर्मों में, उनके खिलाफ जो है उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि वो बंद हो। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वल। अब ये जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं, जितने भी हमने बात की है, हम पॉलिटिकल जो सिस्टम हैं, एक्ट्स हैं, लॉज हैं, वो गलत नहीं होंगे। जो मतलब कौन से पॉलिटिकल एक्ट्स जो हमने ऊपर देखे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलग अलग लॉज लाने चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं वो ख़त्म हो, ये सब पॉलिटिकल जो लॉज हैं ये गलत नहीं होंगे। सिर्फ कब? जब सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक रिलीजन को टारगेट किया जाए, सबके साथ बराबरी की जाए, ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कम्युनलिज्म क्या होता है। द प्रॉब्लम बिगन्स when religion is seen as the basis of द नेशन। तो यहाँ पर कम्युनलिज्म जो है, रिलीजन, जब हम रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है, जब कम्युनलिज्म आता है। और कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म बेसिकली वो प्रॉब्लम होती है जब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ये मानने लगते हैं कि उनका रिलीजन जो है वो सब सुप्रीम है, उनका रिलीजन सबसे बड़ा है, उनके रिलीजन ही, उनका जो गॉड है वही सबसे बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, दुनिया में वही चीज़ होनी चाहिए। तो तब जो है संसार में, दुनिया में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं, है ना। जब वो मानने लगते हैं कि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग पे नेशन होना चाहिए, देश होने चाहिए, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। The example of Northern Ireland in Chapter 3 shows the dangers of such an approach to a nationalism। तो यहाँ पर वही बात जब चैप्टर 3 की उन्होंने बात की है कि वहाँ पर नदर्न आइलैंड की जब हम देखते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारे को नज़र आती है। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज़ एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूजन एंड पार्शियल टर्म्स, ठीक है, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। तो वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी कि प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक रिलीजन के लोग ये मानते हैं कि वो ही जो हैं सुप्रीम है, उनका रिलीजन सुप्रीम है, और बाकी रिलीजन जो हैं, वो बाकी लोग जो हैं वो कुछ नहीं है, तुच्छ है ना, मामूली से लोग हैं। अच्छा, दिस हैपन्स व्हेन, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, सुपीरियर ये सब चीज़ें बता दी, व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू द अनदर एंड व्हेन स्टेट पावर इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप्स ओवर द रेस्ट। तो यहाँ पर जब आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या होता है, उन्होंने एक धर्म के आधार पर जो है अपना मुल्क बनाया। अब उस आधार पर ठीक है, मुल्क तो बना दिया, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वहाँ पर क्या होता है, बाकी जो रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके लोगों को मतलब मारा जाता है, रेप्स होते हैं, किडनैपिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ की स्टेट जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है ना। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इज पॉलिटिक्स इज़ कॉम्युनल पॉलिटिक्स, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स। Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community। तो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बताइए कि एक आइडिया है जहाँ पर यह माना जाता है कि रिलीजन ही है, क्या है, जो आधार है किसी भी सोशल कम्युनिटी का, है ना। अगर एक सोशल कम्युनिटी है, एक कंट्री है, एक स्टेट है, उसका आधार क्या है, एक रिलीजन है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइन्स। तो कम्युनलिज्म के अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब मानती है कम्युनलिज्म। क्या मानता है कि द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि यहाँ पर यह माना जाता है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं एक रिलीजन के, वो क्या करें, वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना। मतलब एक अगर पर्टिकुलर रिलीजन है, उसके जितने भी आगे फॉलोअर होंगे वो एक ही कम्युनिटी हैं। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। अब अगर एक ही कम्युनिटी हैं तो उनके हर जो इंटरेस्ट होगा, उनके जो भी चाहते होंगी, उनकी जो भी डिमांड्स होंगी, उनकी सोच जो होगी, वो क्या होगी, एक जैसी होगी। एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज़ इररेलेवेंट और ट्राइबल ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो अगर इन केस की अगर उनमें कोई डिफरेंसेस आ भी गए हैं तो वो बेबुनियाद हैं, बेमतलब हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community। यहाँ पर एक चीज़ और मानी जाती है कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो कभी भी एक सेम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पाकिस्तान की, वहाँ पर कई बार आप बड़े बड़े लीडर्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके आर्मी चीफ्स को ये बोलते हुए सुनोगे कि फ़लाँ रिलीजन जो है वो हमारा रिलीजन, हमारे देश का हिस्सा नहीं हो सकता है, वो हमारा हिस्सा नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इफ़ द फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनिटीज़, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ लिया इन्वॉल्व। अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। If the follower of different religion have some communities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a conflict। कह रहा है कि अगर इन केस कभी डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं कंट्री में रह रहे या एक स्टेट में रह रहे, उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ आ भी जाती है, कॉमननेस कुछ आ भी जाती है, तो वो भी क्या है, सुपरफिशियल है ना, वो दिखलावे के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं।
और इसी वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं। In its extreme form, communalism lead to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizens within one nation। तो यही चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है कि मतलब यहाँ पर आ जाके अगर लमसम में आपको बात बताऊँ, यहाँ पर ये माना जाता है कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो एक कंट्री में रह ही नहीं सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, मुल्क अलग अलग करना पड़ेगा। और इसी बेस पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो था इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये माना गया था कि जो उस टाइम के जो जैसे मोहम्मद जिन्ना वगैरह थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं वो हिंदूज़ के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की थी, ठीक है। पर ये चीज़ सही थी गलत थी वो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे बोला आइदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। वही या तो उनको मुल्क अलग बनाना पड़ेगा या फिर क्या होगा, एक डोमिनेट करेगा दूसरा उनके दब के रहेगा। इफ़ दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। तो अब आपकी वो कहती है ये जो चीज़ मानी जाती है ये बिल्कुल क्या है, बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हमने ऊपर कम्युनिज्म में देखी हैं, जो सारे फैक्ट्स ये मानते हैं, ये देखे हैं कैसे। कहते हैं कि पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। अगर आप अब देखोगे एक रिलीजन के जो लोग हैं, आपको क्या लगता है उन सब के इंटरेस्ट सेम होते हैं? नहीं होते हैं। अब जो अमीर इंसान है एक रिलीजन का और एक जो गरीब इंसान है, उनके इंटरेस्ट सेम कहाँ होंगे? नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे क्या बोला है, एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज़। हर किसी का अपना रोल है, अपनी पोजीशंस हैं, है ना। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटीज़। हर कम्युनिटी के अंदर अलग अलग डिमांड्स होती हैं, अलग अलग आवाज़ें होती हैं। ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। और इन सबको सुना भी जाना चाहिए। देयर फॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कंटेक्स्ट अदर देन रिलीजन इज़ बाउंड टू सप्रेस मैनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती इम्पोज करना चाहते हो कि आप एक रिलीजन के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की डिमांड एक ही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उन आवाज़ों को दबा रहे हो जो आवाज़ें एक्चुअल में कुछ और डिमांड कर रही हैं, उनको ज़बरदस्ती। क्योंकि उनकी आवाज़ वो हो सकता है कि वो उनके पास इतनी ताकत नहीं हो, पावर नहीं हो कि अपनी आवाज़ को उठा पाएँ, तो अब आप उनको बिल्कुल दबा दे रहे हो, ठीक है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो जब हम पॉलिटिक्स की बात करें तो कम्युनलिज्म बहुत खतरनाक रोल प्ले कर सकता है। कैसे? द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीफ। These routinely involves religious prejudice, stereotypes of religion communities and belief in the superiority of one's religion over the other। तो यहाँ पर जब आप बात करते हो एक कॉमन एक्सप्रेशन कम्युनिज्म की डेली लाइफ में क्या होती है कि यहाँ पर क्या होता है, ये माना जाता है, ये स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी है, उनका रिलीजन जो है वो बड़ा है ना, बाकी रिलीजन से वो सुपीरियर है। वही चीज़ घुमा फिरा के यहाँ पर आ रही है। दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है हर रिलीजन में, मैक्सिमम हर रिलीजन में, कि ये लोग तो अब इस बारे में सोचते भी नहीं है ना। बड़ा कॉमन सी चीज़, जब कोई चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है ना, वो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हो, आपको अब इतना सोचते भी नहीं उस बारे में। तो ये लोग इस बारे में सोचते भी नहीं है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस चल रहे तो चल रहे। आगे देखते हैं। A communal mind often lead to a quest for political dominance of one's own religious community। तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनल माइंड जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बस यही होता है कि हमारी पॉलिटिकल डोमिनेंस हो जाए बाकी कम्युनिटीज़ के ऊपर, हम पॉलिटिकली डोमिनेट करें बाकी कम्युनिटीज़ के ऊपर। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ दिस टेक द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटियन डोमिनेंस। तो जो ऐसी लोग कम्युनिटीज़ हैं, जो ऐसे रिलीजन्स हैं जो मेजॉरिटी में हैं, उनको ये लगने लगता है कि हम क्या करें, मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस सीखें, हम क्योंकि मेजॉरिटी में हैं तो हम डोमिनेट करें। वहीं पर फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिज़ायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। तो जो माइनॉरिटीज़ में हैं वो ये मानती हैं कि हम क्या करें, हम एक अलग जो है पॉलिटिकल यूनिट्स बनाएं, एक अलग नेशन बनाएं, एक अलग स्टेट बना दें। Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism। तो अब यहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, जो लोगों को मोबिलाइज़ किया जाता है, लोगों को जो भड़काया जाता है या फिर इन सब चीज़ें की जाती हैं, ये जो है जो मतलब रिलीजन के आधार पर जो लोगों को ये सब मोबिलाइज़ किया जाता है, ये काफ़ी फ्रिक्वेंट है ना, काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है और एक बहुत फ्रीक्वेंट फॉर्म है किसकी, कम्युनलिज्म की।
दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेक्रेट सिम्बल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशंस अपील। तो ये सब चीज़ें करके है ना लोगों को मतलब इमोशनली वो किया जाता है कि आपको अपने धर्म के लिए ये करो, आप अपने मज़हब के लिए ऐसा करो। उनको रिलीजियसली उनको इमोशनल स्पीचेस दी जाती हैं, सब करके उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो क्या करें, दंगा फसाद टाइप सब करें, है ना। उसके बाद इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इट दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ। तो पॉलिटिकली जब आप बात करते हो तो फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, हमारा जो है मज़हब अलग है, हम क्या करेंगे, हमारे अपने धर्म के आधार पर हमारे को वोट करना है, हमारे को फ़लाँ पार्टी को वोट नहीं करना है क्योंकि वो फ़लाँ पार्टी जो है किसी और मतलब रिलीजन के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। वो नहीं देखते हैं कि वो डेवलपमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, वो देखेंगे कि रिलीजन कोई और को सपोर्ट करती है तो बस हमने उसको वोट नहीं करना है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मस्कर। तो कभी कभी तो कम्युनलिज्म के बेसिस पे क्या होता है, बहुत दंगा फसाद होता है, कत्लेआम हो जाता है, खून खराब हो जाता है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान सफ़र सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। और जब हमने पार्टीशन की बात करते हैं, 47 की बात करते हैं, तब हमने ये जो ज़ख्म है ये महसूस किया हुआ है। बहुत लोग मरे थे, 20-25 लाख जो है लोगों की डेथ हुई थी, एक साइड की बात करें अगर, ठीक है। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, और अगर आप बात करें खाली उस टाइम की बात नहीं है, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी हम ये चीज़ें जो हैं काफ़ी देखते आ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे हम सेकुलर स्टेट क्या होता है। तो कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो लोगों ने बैठ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनको पता था ये प्रॉब्लम जो है आएगी, आगे चैलेंज आएगा। दिस इज़ वाई दे चूज़ द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम किसी रिलीजन के आधार पर अपनी कंट्री को नहीं बनाएंगे जैसे पाकिस्तान ने बनाया, हम क्या करेंगे, एक सेकुलर स्टेट बनाएंगे। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर, ठीक है। देयर इज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्यों, कैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा रिलीजन जो है सेकुलर स्टेट है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। तो कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, है ना। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, द इस्लाम इन पाकिस्तान। जैसे श्रीलंका की बात कर लें, वहाँ बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में इस्लाम है ना, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने कोई ऐसा स्पेशल रिलीजन या स्पेशल स्टेटस किसी एक रिलीजन को नहीं दिया है। फिर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। तो यहाँ पर हर किसी इंसान को, हर किसी रिलीजन को, हर किसी ऐसी कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, प्रोपोगेट कर सकें, जो है प्रचार कर सकें। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो, तो वो ऐसा भी कर सकें, है ना। कि ऐसा नहीं कि हर किसी न किसी रिलीजन को आपको फॉलो करना है, अगर आपको नहीं करना है तब भी आप फ्री हो। तो हमारे रिलीजन में बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है, हमारे कंट्री में बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है कि आप किसी भी अपने मन के आधार जो है, आप अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो करो। हाँ, कुछ ये है कि आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना है, अपने जो है बिल्कुल शांति से जो काम करना है, किसी को ज़बरदस्ती आपने नहीं करना है कन्वर्ट, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके यहाँ फ्रीडम है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के आधार पर कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलो द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पर कह रहा है कि उसी टाइम पर, सेम टाइम पर क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है, अलो करता है द स्टेट टू इंटरवीन। किस चीज़ को, स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को, कि वो इंटरवीन करें किसी भी ऐसे रिलीजियस मैटर पर जिससे उनको लग रहा है कि वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है औरतों के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़, है ना। और वहाँ पर आकर वहाँ पर वो अपना इंटरवीन करके उसमें चेंजेस लाएँ, ठीक है। जैसे हमने देखा था अनटचेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitute one of the foundation of our country. तो ऐसा नहीं है कि ये जो सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं ये कोई आइडियोलॉजी है या फिर ये कोई किसी पार्टी का या किसी इंसान की जो एक आइडिया है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये फाउंडेशन है, बेस है हमारी कंट्री का, ठीक है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। तो कम्युनलिज्म जो है इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि ये
किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, रिलीजन के लिए जो है थ्रेट है, ख़तरा है, बल्कि ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये पूरे इंडिया का जो आइडिया है उसके लिए ख़तरा है ना। ये ओवरऑल इंडिया के लिए ख़तरा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है। दिस इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कम्बैट, इसलिए हमारे को जो कम्युनलिज्म है इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, इसको कम्बैट करना पड़ेगा। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अवर्स इज़ नीड नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट टू कम्बैट कम्युनलिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें ये बोला गया कि हमारे को सेकुलर स्टेट चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविज़न डाले गए जहाँ पर हमारे को ये बताया गया कि हमारे को किस तरह से कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ना है। पर अगर आप बोलोगे कि सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड हो जाओ और बोलो कि बस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कम्युनलिज्म से हम लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे को और भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि कम्युनल प्रेजुडिस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी countered in everyday life and religious based mobilization need to be countered in the arena of politics। इसके साथ साथ हमारे को कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि जो ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं रिलीजन के अगेंस्ट या किसी रिलीजन के फेवर में, तो वो चीज़ों को हमारे को जो है हर रोज़ उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो पॉलिटिकली जो मोबिलाइज़ किया जाता है, लोगों को जो उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, उस चीज़ को हमारे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बेटा हम यहाँ पर अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो है कि कास्ट और पॉलिटिक्स में कैसे जो है एक साइकिल चल रही है, इनकी गाड़ी चल रही है ना। देखते हैं। वी हैव सीन 2 इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमने अभी तक 2 चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। कौन कौन सी 2 चीज़ें देखी हैं? एक हमने देखा था जेंडर वाला और एक देखा रिलीजन वाला। यहाँ पे बोलता है वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। उनमें से एक जो है बहुत पॉजिटिव है ना, और ये क्या है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव कौन सा है आप मेरे को बता सकते हैं तो बताएं कमेंट में बॉक्स में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप खुद भी मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दें। उसमें पॉजिटिव है हमारा जेंडर वाला। जेंडर वाला पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपको औरतों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक डिफरेंस ऐसा है, वो जेंडर डिफरेंस ऐसा है जिसके लिए हमारे को ज़रूरत है कि हमारे को डिमांड उठानी है। वहीं पर जब हम बात करेंगे रिलीजन की, तो कम्युनलिज्म एक ऐसी चीज़ आती है जो बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब कहता है लेट अस टर्न टू अवर फाइनल केस। एक फाइनल केस की तरफ हम घूमते हैं, अपने मुड़ते हैं, दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट और पॉलिटिक्स की बात करेंगे इसमें, और ये क्या बोलता है, दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं, दोनों को हम देखेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर पहला जो एस्पेक्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कास्ट इनइक्वालिटीज़। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीज़न इज़ स्पेशल टू इंडिया। अब देखो, जेंडर की बात कर लो या रिलीजन की बात कर लो, ये ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा आपको, है ना, दुनिया के हर मुल्क में मिलेगा। पर कास्ट का एक ऐसा यूनिक डिवीज़न है जो आपको मेनली इंडिया में मिलता है ना। ये समझिए ना, मेनली आपको इंडिया में मिलता है। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। हर सोसाइटी की बात करो, जिस भी सोसाइटी की बात करो, वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप की क्या है, सोशल इनइक्वालिटी है, और या फिर क्या है, सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में, दुनिया की हर सोसाइटी में किसी न किसी टाइप की उनके सोशल, देखो कास्टिज़म नहीं है पर सोशल इनइक्वालिटी हर कंट्री में आपको मिलेगी। जैसे ब्लैक्स के बीच में आप देखते हो, है ना, वाइट्स और ब्लैक्स का देखते हो, या और भी बहुत सारे आपको केसेस मिल जाते हैं, वो आपको हर जगह मिलेगा। इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो होता है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता है। जैसा बाप था उसी का ऑक्यूपेशन मैक्सिमम जो है दूसरे जनरेशन जो है ले लेती है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। अब कास्ट सिस्टम की बात करें तो यही चीज़ की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। किस चीज़ की? जो हमने ऑक्यूपेशन बोला कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है। कास्ट सिस्टम का भी एक यही इसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है ना। What make it different from other societies is that in this system hereditary occupational division was sanctioned by rituals। यहाँ पर ये चीज़ है कि ये जो hereditary occupational जो transfer of occupation है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसको क्या माना जाता है, इसको रिचुअल्स के अकॉर्डिंग माना जाता है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग माना जाता है, ठीक है। मेंबर ऑफ सम स्टेट कास्ट ग्रुप्स member of same caste groups were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members of other caste groups। तो यहाँ पर ये माना जाता है
कि जो एक कास्ट के लोग हैं वो क्या करेंगे, एक ही जैसा सोशल कम्युनिटी होगी उनकी, एक ही सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, है ना। और क्या होगा, उनका ऑक्यूपेशन सेम ही होगा, उनका कारोबार एक जैसा होगा, और वो क्या करेंगे, उसी कास्ट के अंदर जो है वो शादी करेंगे और दूसरी कास्ट के साथ बैठ के खाएंगे नहीं। हालांकि ये मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि आज के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सॉरी कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी आउटकास्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, ये एक्सक्लूजन है, उन लोगों को बाहर निकाला जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जो कौन है, आउटकास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब आउटकास्ट ग्रुप्स कौन होते हैं बेटा, आउटकास्ट ग्रुप्स वो होते हैं जो एंशियंट टाइम में हमारे, जब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लोगों ने अपनी कास्ट से निकल के दूसरी कास्ट में जब शादियाँ वगैरह की, तो उनके जब ऑफस्प्रिंग्स हुए, उनके जब बच्चे हुए, तो वो आउटकास्ट माने गए क्योंकि ये सही नहीं माना जाता था कि आप क्या करो, एक कास्ट से निकल के दूसरी कास्ट में जाकर शादी करो। ठीक है, उनको क्या माना गया, आउटकास्ट माना गया। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो यहाँ पर उनके साथ क्या हो गया, अनटचेबिलिटी वाला जो दौर स्टार्ट हो गया, उन लोगों को अनटचेबल कहना स्टार्ट कर दिया गया। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ये सब लोगों ने क्या किया, एडवोकेट किया, आवाज़ उठाई कि हमारे को इनके खिलाफ जो है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, इसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। आगे बात करते हैं। Partially due to their efforts and partially due to other social economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes। तो आज के टाइम पर ये सब एफर्ट्स की वजह से, है ना, ये जो इन लोगों ने एफर्ट्स किए या फिर कुछ और चेंजेस आई, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आई। अब ये जो अनटचेबल कम्युनिटीज़ थी वो अब थोड़ा सा उठना स्टार्ट हो गई, फाइनेंशियली साउंड होना स्टार्ट होगी। इसकी वजह से ये जो चेंजेस काफ़ी हमने देखे हैं आज के मॉडर्न इंडिया के टाइम पर। Which with economic development, large scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility, and the weakening of the position of landlords in the village, the other notion of caste hierarchy are breaking down। तो अब ये सब चीज़ें जो जब से आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, शहर बन रहे हैं, पढ़ाई बढ़ रही है, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जो ये कास्ट हायरार्की थी, एक परंपरा चलती आ रही थी कास्ट वाली, ये ख़त्म हो रही है। नाउ मोस्ट ऑफ दी एक सेकेंड of the time in urban area, it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant। तो कह रहा है कि अब ये फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से लोगों को, कि उनके साथ कौन चल रहा है, उनके साथ कौन खा रहा है, पी रहा है ना, इन सब चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा इस चीज़ को क्या करता है, मना करता है कि कोई भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इफ़ अ पर्सन हु लिव्ड इन अ सेंचुरी अगो but to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। तो अगर आप बात करो हिंदुस्तान की, आज से अगर आप बात करो अप्रॉक्सीमेटली 100 साल 150 साल पहले का कोई इंसान हो, टाइम ट्रैवल करे और वापस आज के टाइम पर आ जाए, ठीक है, आज के टाइम पर आके देखे अगर वो, तो वो बेहोश हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जितनी डिस्क्रिमिनेशन थी उसका तो बहुत लिमिटेड परसेंटेज रह गया आज के टाइम पे। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, पर बहुत कम हो गया उस टाइम से, तो वो परेशान हो जाएगा कि ये कौन सी कंट्री में आ गया हूँ मैं। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपेयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया आज के इंडिया से, ऐसा नहीं है। कंटेम्प्रेरी इंडिया मतलब आज का इंडिया, आज के टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। तो कुछ अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं कि ओल्डर एस्पेक्ट जो हैं आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। तो आज के टाइम पर लोग आज भी प्रेफर करते हैं कि अपनी ही जो कास्ट में हुआ है उनकी शादियां हों, है ना। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। तो अनटचेबिलिटी आज भी जो है कुछ एरियाज़ में, आप गांव देहात के एरियाज़ में जाओगे कुछ स्टेट्स में, तो आपको मिलेगा आज भी थोड़ा बहुत जो है एग्जिस्ट कर रहा है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। तो ये सब चीज़ें जो ये आप एडवांटेजेस की बात करो, फ़ायदे नुकसान, ये सब चीज़ें जो हैं कास्टिज़म की आज भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी।
The caste group that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. तो अब वो कास्ट जिनको ये परमिशन थी या जिनको ये हक था कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो आज अच्छा खासा जो है जो सोसाइटी में उनका स्टेटस अच्छा है. दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लॉग बिहाइंड. और वो ग्रुप्स या वो कास्ट जिनको ये हक नहीं मिला था या किसी वजह से नहीं कर पाए एजुकेशन, वो आज पीछे रह गए. दैट इज़ वाई देर इज़ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लासेस इन आवर कंट्रीज़. इसी वजह से आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सोसाइटी में अर्बनाइजेशन में आपके जो सिटीज़ हैं, मेनली आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या है, जो अपर कास्ट के मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, है ना. कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस. अब कास्ट जो है इकोनॉमिक स्टेटस के साथ भी कहीं ना कहीं लिंक करती है. अब कास्ट इन पॉलिटिक्स, यहाँ पर ना हम बेटा दो एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं. एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स और एक पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट. दोनों थोड़े से ना कन्फ्यूजिंग आपको लगेंगे, पर हम इसको इस तरीके से करेंगे कि आपको समझ आ जाए इजली और आपको कोई डाउट नहीं रहे. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स. किस तरह से पॉलिटिक्स में कास्ट जो है अपना रोल प्ले करती है. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरह से अपना रोल प्ले करती है. एज इन केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेस ऑफ द सोशल कम्युनिटी. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आप देखोगे कम्युनलिज्म का केस आपने जब देखा था, उसी तरीके से कास्टिज्म पे जो बिलीव करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि कास्ट जो है वो किसी भी जो सोशल कम्युनिटी है, सोशल ग्रुप है, उसका क्या है, बेस है. According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with any one from another caste. तो वही चीज़ सेम यहाँ पर आ गया है. जैसे हमने कम्युनिज्म में देखा था कि एक रिलीजन के लोग जो होंगे उनकी एक जैसी धारणा होगी, एक जैसी सोच होगी, एक जैसी मान्यताएं होंगी, और बाकी जो कास्ट होंगी, बाकी जो रिलीजन होंगे उनके साथ नहीं होगी. वैसे ही यहाँ पर एक कास्ट के लोग जो होंगे उनकी आपस में जो होगी एक जैसी धारणा होगी, बाकी कास्ट वालों के साथ उनका कोई भी मेल जोल नहीं होगा. As we saw in the case of communism, such a belief is not born out by experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. तो यहाँ पर कास्टिज्म की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये मैटर करता है ना. कुछ एक हिस्सा, एक पहलू इसका आप देखोगे, ठीक है, पर अगर आप बोलोगे यही इसी के धारणा, इसी के आधार पर सब चीज़ें हैं, तो वैसा भी नहीं है. कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स. अब कास्ट जो है अलग अलग फॉर्म्स ले सकती है, किसमें, पॉलिटिक्स में. कैसे? व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एज सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शंस. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो उन कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती हैं जिनको उनको लगता है कि जिस एरिया से वो खड़ा कर रहे हैं वहाँ पे उसी के कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, सो डैट क्या हो, उनको सपोर्ट मिले, है ना. When government are formed, political party usually take care that representatives of different caste and tribes find a place in it. और उसके बाद जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है इलेक्शंस, उसके बाद गवर्नमेंट बनाती है, तो वो क्या करती है, वो देखती है कि उनके जितने भी एमपीज़ हैं उनको मिनिस्ट्रीज़ क्या हो, ऑलमोस्ट सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको मिले, है ना. जितने भी कास्ट के लोग हैं उनको मिनिस्ट्रीज़ मिले, सो डैट उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुश हो जाएं, वो खुश रहें. आगे क्या, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट. तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट्स. तो अब बहुत सारी आप स्टेट्स देखोगे जहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे बनी हैं, और उसी कास्ट के लोग जो हैं उसको वोट देते हैं. और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं खुलेआम जो है वो ये कहते हैं कि हम इस कास्ट के लोगों के लिए काम करेंगी या कर रही हैं, है ना. सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन देयर रिप्रेजेंटेटिव. वही चीज़, तो अब वो देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रही हैं. आगे देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट.
compelled political leader to gear up to task of mobilizing and securing political support। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप यूनिवर्सल फ्रेंच एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हो या फिर 1 पर्सन 1 वोट की बात करते हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या हुआ है, ऐसे लोग जो बहुत पिछड़े हुए थे, है ना, डिसएडवांटेज थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि अब उनको हक मिल गया वोट डालने का। अब क्या है, अब चाहे एक बहुत पिछड़ा हुआ इंसान हो, चाहे बहुत अमीर और बहुत हाई क्लास इंसान हो, उन सब के पास एक पावर सेम है। क्या पावर सेम है? वोट डालने की, एक वोट की पावर सेम है। उसकी वोट की वैल्यू भी वही है, गरीब इंसान की और एक अमीर इंसान की भी वही है। इसी वजह से क्या है, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब वो उन गरीब डिसएडवांटेज लोगों के पास भी भागती हैं, क्योंकि उनको पता है उनसे भी हमें वोट मिलेगा। और इस वजह से एक अच्छी चीज़ भी हो रही है ना, अगर आप इसको सोचो तो ये अच्छी चीज़ भी है। इट ऑल्सो बॉट न्यू कॉन्सिक्वेंसेज अमंग द पीपल ऑफ कास्ट that were hitherto treated as inferior or low। तो अभी तक जो लोगों को ये माना जाता था कि इंफीरियर हैं, लो हैं, तो अब लोग उनके पास भी भागना स्टार्ट हो गए हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बता दी थी। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ। तो कह रहा है कि ये जो कास्ट पे इतना हम फोकस कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, इस दिखने में ऐसा लगता है कि इलेक्शंस जो हैं सिर्फ किस पर आधारित हैं, कि कास्ट पर ही हैं, इलेक्शंस हो ही कास्ट पर ही हैं, पर ऐसा एक्चुअल में है नहीं। अब इनको देखते हैं कैसे नहीं है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अब इंडिया की अगर बात करो, किसी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ऐसा नहीं है कि एक ही जो कम्युनिटी के, एक ही कास्ट के लोग जो हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में, और वही वोट डालेंगे तो उससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। मिक्स है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग हो सकता है एक कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हो, पर वही सब मतलब पूरा कंसिस्ट ही उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन है बस उन्हीं लोगों की हो, ऐसा नहीं है। इसी वजह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर जीतना है तो एक कम्युनिटी के साथ साथ उनको बाकी लोगों के साथ सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है ना। तो इसी वजह से अगर आप बोलो कि कास्ट के ऊपर से अगर सारी पॉलिटिक्स चल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। नो पार्टी विंस द वोट्स of all the voters of a caste or community। When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of that कास्ट होगा। यहाँ पर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पार्टी जो है वो एक कास्ट के लोगों से वोट नहीं जीत सकती है, इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। या फिर यहाँ पर एक ही कास्ट के लोग जो लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कुछ पार्टीज़ हैं जो एक ही कास्ट के ऊपर इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो कहती हैं कि हम एक ही कास्ट के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी उस कास्ट के सब लोग जो हैं वोट नहीं डालते हैं, है ना। कुछ लोग उस कास्ट के लोग भी होंगे जो अलग जगह जाते हैं और वोट अलग पार्टीज़ को वोट डाल देते हैं, है ना, जो अलग कास्ट के ऊपर उठ के सोचते हैं, कुछ अलग हट के सोचते हैं। और अगर आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा वोट बैंक। तो वोट बैंक क्या होता है बेसिकली? वोट बैंक होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो एक पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें हम, जो उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव की पार्टी, तो अगर हम बात करें कि उनके लिए यादव के जो लोग हैं, यादव हैं जो भी उत्तर प्रदेश में, वो उनका वोट बैंक है, यानी कि उनको वोट डालने वाले जो लोग हैं वो यादव्स हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है कि वोट बैंक की अगर आप बात करो, जो आप वोट बैंक की बात सुनते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर सब यादव जो हैं वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को जो है वोट डालेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर इसी केस को लेके चलें, अगर मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर हम ये सोचें कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है वो यादव्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब यादव समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि मेजॉरिटी ऑफ यादव्स जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो हो सकता है समाजवादी पार्टी को वोट डालते हो, पर सब नहीं डाल रहे हैं। बाकी कुछ यादव्स किसी और पार्टी को भी डालते होंगे वोट, है ना, जो इन सब चीज़ों से उठ के सोचते हैं, जो ये कास्ट के हिसाब से ऊपर उठ के सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, वो खाली कास्ट के बेसिस पे वोट नहीं डालेंगे। आगे देखते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। तो कह रहा है कि अब क्या होता है, एक चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है। क्या आती है कि अब देखो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अब हम यादव को लेके चलें तो यादव्स को ही लेके चलते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अगर सपोज कर लीजिए एक सीट है कोई, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ना यादव्स की मेजॉरिटी है,
तो वहाँ पर क्या होगा, खाली समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी जो है वही यादव अपना कैंडिडेट्स खड़ा नहीं करेंगे, वहाँ पर बीजेपी भी अपना यादव खड़ा कर देगी, कांग्रेस भी यादव खड़ा कर देगी, बीएसपी भी यादव खड़ा कर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर होंगी वो सब अपना यादव खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो यादव की है। तो अब जब यादव ही सब खड़े हो जाएंगे तो लोग ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि सब तो यादव है, हम किसको वोट डालें किसको नहीं डालें। तो यहाँ पर भी जो ये हम बात करते हैं कास्ट पॉलिटिक्स की, ये मार खा जाती है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, द रूलिंग पार्टी and the sitting MP MLAs frequently lose elections in our country. That could not have happened if all caste and communities are frozen in their political preferences. तो यहाँ पर आप देखते हो कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसी एग्जांपल को फिर से यहाँ पर रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर सपोज कर लीजिए इस बारी क्या हुआ, इलेक्शंस हुए और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी जीत गई, यादव के वोट से आए वहाँ पर वो जीत के। अब नेक्स्ट टाइम वही कैंडिडेट होगा, वही लोग होंगे, पर वो कैंडिडेट हार जाएगा, है ना। पर वो जो समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव का कैंडिडेट होगा, हो सकता है वो हार जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो हार जाए। तो अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट भी वही है, यादव है पहले जो था, है ना, लोग भी वही हैं यादव जो पहले मेजोरिटी में थे, पर फिर भी वो हार गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं, है ना। खाली कास्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर आपको ये लग रहा था कि वो यादव है और बाकी वहाँ पे लोग भी मेजॉरिटी में यादव्स हैं, तो फिर तो इस बार भी वही जीतना चाहिए था, पर वो हारते हैं। आप देखते हो कई बार वो पार्टीज हारती हैं जो पहले जीत रही हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है, कास्ट के ऊपर सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर कास्ट के साथ साथ ना कुछ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, लोग जो जिनको प्रेफरेंस देते हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर लोगों की अब आज के टाइम पर देखा जा रहा है कि कास्ट से उठकर पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ लीडर्स को प्रेफरेंस दे देते हैं, है ना। जो लीडर उनकी कास्ट का नहीं है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वो लीडर जो उनकी कास्ट का है। ठीक है, पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस हो जाती है। रिच एंड पुअर और मेन और वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। तो अब एक ही कास्ट के लोग, चाहे औरतें हों, मर्द हों, गरीब हों, अमीर हों, उनका हमने देखा है कि उनकी प्रेफरेंस अलग अलग होती हैं। पॉलिटिक्स की अगर बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें अगर हम, ठीक है, पीपल्स असेसमेंट ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्लुरलिटी rating of the leader matter and of popularity rating of the leader matters and are often decisive in election। आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पर कुछ और चीज़ें मैटर कर रही हैं, जैसे परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसे है, लोग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि काम कैसा किया गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंगली लोग वोट करते हैं। या फिर किसी लीडर का इतना चार्म है, किसी लीडर की इतनी डिमांड है, पसंद करते हैं लोग किसी लीडर को, उसके ऊपर वोट देते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आज के टाइम पर इलेक्शन पर मैटर कर रही हैं। अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब किस तरह से पॉलिटिक्स कास्ट में हम जो है अपना रोल प्ले करती है। पहले हमने क्या देखा था, कास्ट किस तरह से पॉलिटिक्स में रोल प्ले करता है, पॉलिटिक्स किस तरह से कास्ट में रोल प्ले करती है। देखिए, वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। अभी तक हमने देखा कि कास्ट क्या क्या कर सकती है पॉलिटिक्स को, बट इट डज़ नॉट मीन दैट देयर इज़ ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। पर ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, एक ही रिलेशन है कास्ट का और पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स की कास्ट ही जो है पॉलिटिक्स को इम्पेक्ट करती है। यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स भी जो है वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसको, कास्ट को, कास्ट सिस्टम को। ठीक है, कैसे, ब्रिंगिंग देम, सुनो, दस इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये मैंने इसलिए रेड हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि आपको ये मेंशन करोगे, इसको रट्टा मार लो। तो ये क्या रट्टा मारो कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉलिटिक्स जो है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, कि हमेशा पॉलिटिक्स ही कास्ट की वजह से नहीं चलती है। कभी कभी क्या होता है, इट इज़ द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटाइज्ड। कास्ट को क्या किया जाता है, पॉलिटिसाइज्ड किया कर दिया जाता है। कैसे, देखो, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग within it neighboring caste or सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो अब ना अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ कास्ट क्या करती हैं, अपने साथ वाली कास्ट को भी अपने साथ इंक्लूड कर देती हैं।
है ना। वो कास्ट वैसे अपने आपस में उनके 10 मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, पर वो अपनी खाली ताकत दिखाने के लिए वो आपस में मिल जाते हैं और बताते हैं कि देखो हम दोनों मिलके हम कितने पावरफुल हो गए, और वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स को। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग विद अ नेगोशिएशन। वही चीज़ रिपीट हुई यहाँ पे। बहुत सारी कास्ट क्या करती हैं, दूसरी कास्ट के साथ या क्या करती हैं, कोलेशंस बनाती हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ कोलेशन बनाती हैं, और फिर क्या करती हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट करती हैं, अपनी डिमांड्स करना स्टार्ट करती हैं, और मतलब सरकार से अपनी बातचीत स्टार्ट करती हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन दी पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ग्रुप्स। देखो पहले क्या होता था, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अगर बात करें हम स्केड्यूल कास्ट की, तो उसमें अलग अलग कास्ट होती थी ना। जैसे हम मानते थे कि स्केड्यूल कास्ट में भी फलाना कास्ट है, फलाना डमकाना कास्ट है, ये सब कास्ट हैं वहाँ पर। अब क्या कर दिया गया है, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट बना दी गई हैं। बैकवर्ड में क्या है कि सब जितनी भी स्केड्यूल कास्ट हैं वो सब एक बैकवर्ड कास्ट में आ गई, ओबीसीज में उसमें आ गई फॉर एग्जांपल। तो अब ये क्या बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। क्यों बनाया गया, ताकि उसको और पावरफुल बनाया जाए और उसको उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना, उसको पॉलिटिकली यूज़ किया जाए, मिस यूज़ या यूज़ जैसे भी आप बोल दो वो किया जाए। और वहीं पे फॉरवर्ड क्लास बना दी गई। फॉरवर्ड क्लास उसी के अगेंस्ट बन गई कि वो सारे मतलब आपस में टकराव हो जाए इनका, तो मिस यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमने कहा था कि कास्ट में हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। तो कह रहा है कि दस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ power. In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access to the decision making. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resource and opportunity. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अब कास्ट डिवीज़न हुई है या रिजर्वेशन को हम देखते हैं, या इस टाइप की चीज़ें जो आई हैं, इस वजह से क्या हुआ है, जो दलित्स हैं, जो ओबीसीज हैं, इनको क्या हुआ है, इनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इन पर, है ना, इनको एडवांटेज मिला है। कैसे, अब ये अपनी जो आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि इनको पॉलिटिकल स्पेस में भी इनको रिजर्वेशन मिलती है, इनको सीट्स मिलती है ना, इनके लिए सीट्स रिजर्व हो गए। तो अब ये हमने ये चीज़ देखी कि अगर किसी भी डिसएडवांटेज सेक्शन है, चाहे औरत है, चाहे ओबीसी हैं, चाहे वो दलित्स हैं, तो उनको अगर आवाज़ चाहिए, उनको अगर अपनी कोई डिमांड को पूरा करवाना है, तो उनको पावर में आना पड़ेगा। तो अब ये लोग पावर में आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एट द सेम टाइम, अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल। तो वहीं पर हम क्या देख सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिव अटेंशन अगर आप किसी कास्ट पर दे रहे हो, एक ज़रूरत से ज़्यादा किसी कास्ट पर अटेंशन दे रहे हो, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है ना। एज इन केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। अगर आप पॉलिटिक्स खाली कास्ट के बेसिस पे कर रहे हो, कास्ट के किसी आधार पर कर रहे हो, तो वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वो भी अच्छा नहीं है, जैसे हमने कम्युनलिज्म में देखा था। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी। तो ये इससे क्या होगा ओवरऑल, अगर आप बात करोगे, अब आपका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट पर होगा, तो बाकी मुद्दे जो हैं, जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, पढ़ाई का, डेवलपमेंट का, करप्शन का, ये सब क्या हो जाएंगे, वो सब हट जाएंगे, वो नज़रअंदाज हो जाएंगे, है ना। इन सम केसेस कास्ट डिवीज़न लीड टू टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो कह रहा है कि कुछ केसेस में तो हम देखते हैं कि कास्ट डिवीज़न्स की वजह से क्या होता है, काफ़ी दंगे फसाद होते हैं, टेंशन्स होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वायलेंस हो जाता है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा किस तरह से जो है जेंडर जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। जेंडर डिवीज़न को जब हम सोशल डिवीज़न की बात करते हैं, उसमें जेंडर डिवीज़न किस तरह से एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। उसी वहीं पर जब हमने रिलीजन की बात की, तो वहाँ पर कम्युनलिज्म आया, और कम्युनलिज्म एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था। वहीं पर जब हमने कास्ट की बात की, तो कास्ट के दोनों पहलू थे, दोनों एस्पेक्ट्स थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में कैसे जो है, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको एक आवाज़ मिली, है ना, उनको अपने जो मुद्दे उठाने की आवाज़ मिली। और वहीं पर कहीं ना कहीं जो हम जब एक्सक्लूसिवली कास्ट पर डिपेंड होकर पॉलिटिक्स करने लगेंगे, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बाकी जो एक्चुअल में जो आपके
सरफेस पर, आपके ज़मीन पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो दबने स्टार्ट हो जाती हैं, वो नज़रअंदाज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा साथ में, है ना, बैलेंस्ड करके चलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, आपको चीज़ों को समझने में भी मज़ा आया होगा। अगर आपको इन केस यहाँ पर कोई डाउट रहता है माइंड में जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको आपके उस क्वेश्चन को, आपके उस डाउट को एड्रेस कर सकूँ। बाकी बस चलता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे, बढ़ोगे, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करोगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे और अपने करियर में ब्राइटली शाइन करोगे। ठीक है बेटा, चलो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।